नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सरकार ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का किया गठन। सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों समेत प्रमुख साझेदार देशों में इस महीने के अंत में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी, जो ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के संदर्भ में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। इस डेलीगेशन के गठन के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन महत्वपूर्ण क्षणों में भारत एकजुट है। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करेंगे, जो आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के हमारे साझा संदेश को लेकर जाएंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सर्वदलीय डेलीगेशन में शामिल करने को लेकर आभार जताया। उन्होंने कहा कि जहां राष्ट्रहित की बात हो, मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो, मैं पीछे नहीं रहूंगा। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह भारत का बहुत बड़ा कूटनीतिक फैसला है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को दुनिया में जो पूर्ण समर्थन मिल रहा है, इससे वह और आगे बढ़ेगा। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है तो देश एकजुटता के साथ खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये दुनिया भर में लोग जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। भारत ने अपनी शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल को कवर करने के लिए डमी विमान का सहारा लिया, जिससे पाकिस्तान चकमा खा गया और भारत ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। डमी एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को काफी देर तक एंगेज रखा। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर और रडारों के पूरे सेट को विभिन्न स्थानों पर तैनात कर रखा था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को आखिरकार पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कबूल किया है कि भारत के जवाबी हमले में नूर खान एयरबेस समेत उनके कई ठिकाने तबाह हो गए थे। पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 और 10 मई की रात को जनरल सैयद असी मुनीर ने उन्हें कॉल पर बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों पर गिरी है। साथ ही पाकिस्तान के पीएम ने चीनी लड़ाकू विमानों पर आधुनिक गैजेट और तकनीक के इस्तेमाल की बात भी स्वीकार की। जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई जारी। SIA ने सोपोर, बारामूला, हंदवाड़ा, गद्देरबल और श्रीनगर के कई इलाकों में की छापेमारी। सूत्रों के अनुसार ये छापेमारी क्षेत्र में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों के खिलाफ की जा रही है। इससे पहले 11 मई को SIA ने दक्षिण कश्मीर में 20 स्थानों पर छापा मारा था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली स्थित जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बेहतरीन निवेश करने वाला देश है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के युवा टेक्नोलॉजी को बखूबी समझते हैं। उन्होंने छात्रों से कहा, असफलता से नहीं घबराना चाहिए, असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज गांधीनगर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अमित शाह वावौल में नवनिर्मित प्राथमिक आरोग्य केंद्र का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वे गांधीनगर सेक्टर 21 और 22 को जोड़ने वाले नवनिर्मित अंडरब्रिज का भी लोकार्पण करेंगे। ओडिशा के 4 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। अनुगुल जिले के मधीपुरा गांव में बिजली गिरने से 5 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओडिशा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में भीषण बारिश की संभावना है। बिहार में स्थित गया का नाम अब गया जी कर दिया गया है। पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के मद्देनजर बिहार के गया शहर का नाम गया जी किया गया। नेपाल के काठमांडू में 3 दिवसीय सागरमाथा संवाद जारी। इस कार्यक्रम में नेपाल के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ कई बड़े नेता मौजूद रहे।
अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता और हिमालय और अन्य पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए सहयोगी प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों और लोगों के बीच संबंधों में मजबूती पर जोर दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुई डिजिटल ठगी के मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली। क्राइम ब्रांच पुलिस ने उत्तर प्रदेश से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका के वाशिंगटन रवाना होंगे, जहां वे 20 मई तक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व करेंगे। इस दौरे के दौरान वे द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करेंगे। एनआईए ने प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षुओं और सिविल सेवकों को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य के सम्मान में शुक्रवार को राजस्थान के कोटा शहर में एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। यह आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु नागरिक कार्यक्रम के तहत संपन्न हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। गुजरात के अहमदाबाद के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अदम्य साहस के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री ने यात्रा का नेतृत्व किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह नजर आया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भी भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में भी भारतीय सेना के शौर्य, वीरता और सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। रमना पार्क से शुरू हुई तिरंगा यात्रा वीर विनय चौराहे पर एकता और अखंडता के संकल्प के साथ समाप्त हुई। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में इंदौर में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। उनके साथ बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, तिरंगा यात्रा में जनता का आत्मविश्वास, सभी वर्गों का समावेश और उत्साह देखते ही बन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तीनों सेनाओं ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति की भावना के साथ हजारों लोगों ने भारत माता की जय के इस दौरान नारे लगाए। देश के वीर जवानों की गरिमा, शौर्य, पराक्रम और आत्मसम्मान को सलाम करने के लिए पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बच्चे, बुजुर्ग, महिला और नौजवानों का जोश और जज्बा देखने को मिला। भारतीय सेना और भारत सरकार के समर्थन में दृढ़ता से खड़े होने के संदेश के साथ महाराष्ट्र के जलगांव में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में सैकड़ों नागरिक शामिल हुए। नागपुर के कामठी में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त सैनिक और आमजन शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए लोगों में खासा उत्साह नजर आया। असम के डिब्रूगढ़ में भी ऑपरेशन सिंदूर के नायकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। चौकीडींगी से शुरू हुई यात्रा एएसटीसी बस स्टैंड पर समाप्त हुई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में शुक्रवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में 15,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी के संकल्प की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। कोलकाता में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, भाजपा नेता और आम नागरिक शामिल हुए। रैली में शामिल हुई भाजपा नेता लौकिक चटर्जी ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सेना ने भारतीय नारी के सम्मान की रक्षा की है।
दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर खराब स्तर पर पहुंची। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेप के पहले चरण को लागू किया। राजधानी दिल्ली में आज भी आंधी के साथ बारिश का अनुमान। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार शाम अचानक मौसम बदला, कई जगहों पर तेज हवाएं चली और बारिश भी दर्ज की गई। मुंबई के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वहीं मुंबई में आज और कल हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। बेंगलुरु में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद शहर में मौसम सुहावना हो चुका है। वहीं कुछ जगहों पर जलभराव की समस्या भी देखी जा रही है। नीलगिरी स्थित उद्गम मंडलम के वनस्पति उद्यान में इन दिनों रंग बिरंगे आकर्षक फूल महक रहे हैं। शहरवासी इसे देखने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। आइए एक बार फिर से खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत इस वर्ष में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में भारत की महंगाई दर औसतन 4.9% रहने के बाद 2025 में घटकर 4.3% तक आ सकती है। ये दर भारतीय रिजर्व बैंक के लक्षित दायरे के भीतर है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारतीय स्टार्टअप को इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रहा है और अब तक 28 स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए 27 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9 मई को समाप्त हुए हफ्ते में $4.5 अरब बढ़कर $690.62 अरब हो गया। वहीं 9 मई को समाप्त हफ्ते में गोल्ड रिजर्व की वैल्यू $45 लाख बढ़कर $86.33 अरब हो गई है। रोजगार परक प्रशिक्षण, शिक्षण केंद्रों की जानकारी या प्रशिक्षण के लिए आवश्यक योग्यता जैसी जानकारियां आप लोगों को लाइव व्हाट्सएप पर हासिल हो सकेंगी। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने मेटा के साथ सहयोग के साथ ये नई पहल की है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IAFT ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। विश्व में IAFT के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन शिक्षा में भारत की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप है और भारतीय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और वैश्विक स्तर पर वैचारिक नेतृत्व को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका की दिशा में एक नया अध्याय है। भारतीय चीनी एवं जैव ऊर्जा निर्माता संघ ने कहा है कि भारत का 2024-25 चीनी सीजन लगभग 261 से 262 लाख टन शुद्ध चीनी उत्पादन के साथ समाप्त होने का अनुमान है, जिससे घरेलू मांग पूरी करने के लिए 52 लाख टन का अच्छा खासा बफर स्टॉक बचेगा। देश के कपड़ा और प्रधान निर्यात में लगातार वृद्धि जारी है। साल अप्रैल में इसमें साल दर साल आधार पर 7.45% की वृद्धि दर्ज की गई। अटल पेंशन योजना के 7.65 करोड़ सब्सक्राइबर में से 48% महिलाएं हैं। ये भारत में सबसे समावेशी और सुलभ सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक रूप में उभरा है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का निर्यात अप्रैल में 39.51% बढ़कर $3.69 अरब हो गया, जो कि पिछले साल समान अवधि में $2.65 अरब था। भारत और यूरोपीय संघ ने 2 प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन पहलों की शुरुआत की है, जो समुद्री प्लास्टिक कूड़े और कचरे से ग्रीन हाइड्रोजन समाधान से जुड़ी है। केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन की कुल संख्या 150 बिलियन के आंकड़े को पार कर गई है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। अप्रैल के दौरान किए गए KYC ट्रांजैक्शन 37.3 करोड़ रहे।
इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है। अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर में बिकने वाली कारों में 40% से अधिक इलेक्ट्रिक होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग उत्पादों की मांग में अच्छी वृद्धि के कारण भारत का निर्यात अप्रैल 2025 में सालाना आधार पर 9.03% बढ़कर 38.49 अरब डॉलर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों के बैंक खातों में लाडली बहन योजना की 24वीं किश्त के 1250 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम ने इसी कार्यक्रम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और सिलेंडर रिफिलिंग योजना की मई महीने की राशि भी हितग्राहियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक कर ट्रांसफर की। कतर में एक व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी को लेकर कहा कि अमेरिका इसे स्वतंत्र क्षेत्र बनाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका इसे फिर से विकसित करेगा और फिलिस्तीनियों को अन्य जगहों पर भेजा जाएगा। अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं के एक समूह से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि गाजा के लिए पुनर्विकास के लिए अमेरिका के पास कई तरह की योजनाएं हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान की फिलिस्तीनियों, अरब देशों और संयुक्त राष्ट्र ने निंदा की। रूस और यूक्रेन ने 1000 कैदियों की अदला बदली पर सहमति जताई है। तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच शांति वार्ता के दौरान ये निर्णय लिया गया। यूरोपीय संघ रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष वॉन डेर लेयन ने यूरोपीय राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में अन्य नेताओं से मुलाकात के दौरान चेतावनी दी कि रूस के वित्तीय क्षेत्र पर और अधिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मूडीज ने बढ़ते कर्ज और ब्याज के कारण अमेरिका की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग घटा दी है। विश्व की 3 प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज यानी मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA1 कर दिया है। ये निर्णय बढ़ते राजकोषीय घाटे, बढ़ते कर्ज और ब्याज दरों के कारण लिया गया है। इस कदम का अर्थ है कि अमेरिका को अब उधार लेने में अधिक ब्याज दरें चुकानी पड़ सकती हैं। दूसरी ओर रिपब्लिक को टैक्स बिल पास कराने में भी विफलता का सामना करना पड़ा। हाउस रिपब्लिकन शुक्रवार को बजट समिति के माध्यम से कर छूट और खर्च में कटौती के अपने बड़े पैकेज को आगे बढ़ाने में नाकाम रही। इजरायल ने शुक्रवार को गाजा में कई हवाई हमले किए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में 108 लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वेनेजुएला के लोगों के निर्वासन पर रोक लगा दी है। हांगकांग और सिंगापुर में फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। हांगकांग में 3 मई तक कोरोना संक्रमण के करीब 31 मामले सामने आ चुके हैं। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में पहली बार 90 मीटर के पार भाला फेंककर इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा अपने जैवलिन करियर में पहली बार उन्होंने 90 मीटर तक का भाला फेंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी इस उपलब्धि को सराहते हुए कहा, डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने और अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करने पर नीरज चोपड़ा को बधाई। ये भारत के लिए खुशी और गर्व का पल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीरज चोपड़ा की सराहना करते हुए कहा कि डायमंड लीग 2025 में 90 मीटर की अपनी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्पर्धा को पार करके रजत पदक जीतने पर बधाई। आपकी उपलब्धि हमें गौरवान्वित करती है और उत्कृष्टता प्राप्त करने का आपका दृढ़ संकल्प हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त करता है। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। आर प्रज्ञानानंदा ने रोमानिया में सुपर बैच शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट अपने नाम किया। एक हफ्ते से भी अधिक लंबे ब्रेक के बाद इंडियन प्रीमियर लीग 2025 एक बार फिर आज से शुरू होने जा रहा है। इस सीजन का 58वां मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आईपीएल की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। आरसीबी के 11 मैच में 16 अंक हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल 2025 में संघर्ष कर रही है। केकेआर के 12 मैच में 11 अंक हैं और वो अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है। इटालियन ओपन के फाइनल में आज कोको गॉफ का सामना
जैस्मिन पॉलिनी से होगा। कोको गॉफ के पास पहली बार खिताब जीतने का मौका है। जैस्मिन पॉलिनी पिछले एक दशक में इटालियन ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली इटालियन महिला है। पॉलिनी ने अमेरिका की पीटन स्टन्स को 7-5, 6-1 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लगातार तीसरे साल सबसे ज्यादा कमाने वाले एथलीटों की फोर्ब्स सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं एनबीए स्टार स्टीफन करी दूसरे स्थान पर रहे। स्ट्राइकर अर्लिंग हालंड ने मैनचेस्टर सिटी के इस सीजन को भयावह बताया। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि क्लब इस सीजन का अंत ट्रॉफी के साथ करने में कामयाब रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने मालदीव को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मशाल स्पोर्ट्स ने घोषणा की है कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी का आयोजन 31 मई और 1 जून 2025 को मुंबई में किया जाएगा। जेनिक सिनर ने सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और अमेरिका के टॉमी पॉल को 1-6, 6-0, 6-3 से हराया। साथ ही इटालियन ओपन के फाइनल में जगह बनाई, जहां उनका मुकाबला कार्लोस अल्कराज से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 30 मई से शुरू हो रहे इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। चयन समिति ने अभिमन्यु ईश्वरन को कप्तान और ध्रुव जुएल को कप्तान बनाया है। 78वें कान फिल्म महोत्सव में भारत एक बेहतरीन शूटिंग और फिल्म निर्माण गंतव्य के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। भारत की विविधता, नैसर्गिक सुंदरता, सरकार द्वारा प्रोत्साहन और प्रतिभाशाली क्रिएटिव समुदाय ने ब्राजीली प्रतिनिधिमंडल को खासा प्रभावित किया। भारत सरकार ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों के लिए लाइव शूटिंग के साथ एनिमेशन, पोस्ट प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट्स सेवाओं और विदेशी देशों के साथ आधिकारिक सह निर्माण के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में दुनिया भर के दिग्गज कलाकार पहुंच रहे हैं। हॉलीवुड कलाकार भी फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर अपनी मौजूदगी से समारोह में चार चांद लगा रहे हैं। हॉलीवुड फिल्मों के कलाकार एंजेलिना जॉली, क्रिस्टन स्टीवर्ट, नताली पोर्टमैन और जोएल एजर्टन ने दुनिया भर से आए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यूट्यूब के बोनो ने अपनी नई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बोनो स्टोरीज ऑफ सरेंडर लॉन्च की। इस साल कान फिल्म फेस्टिवल में 5 भारतीय फिल्में दिखाई जाएंगी। होमबाउंड को कान फिल्म फेस्टिवल के अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन के लिए चुना गया है। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।